गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट इशू क्या है? फर्स्ट इशू है सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया और ये समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना, उद्देश्य क्या है इसका? कि एक साथ कराना, अर्थात लोकसभा और राज्य की विधानसभा का जो चुनाव होगा वह एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराया जाए, एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराया जाए। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के फायदे क्या और नुकसान क्या है। इससे चुनाव कराने की जो लागत है उसमें कमी आएगी। अगर फायदे की बात की जाए तो चुनाव क्योंकि एक साथ हो रहा है तो लागत में कमी आएगी। इसके अलावा यह प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ को भी यह क्या करेगा? कम करेगा। सरकार चुनावी मोड में होने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह नीति कार्यान्वयन में बाधाओं को भी कम करेगा। अगर इसके नुकसान की बात की जाए कि इसका नुकसान क्या क्या है, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और फिर इसे राज्य विधानसभा और भी क्या किया जाएगा? अनुमोदित कराना होगा। ये तो उसके नुकसान की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि यह भारत के संघवाद ढांचे को भी प्रभावित कर सकता है। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के बीच समझौता जो होगी वह मुख्य बाधा होगी। तो ये इसके कुछ फायदे हो गए, कुछ उसके नुकसान हो गए। ये आपके हो सकता है कि मेंस में ये काम आ जाए, तो वहां ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? डैनियल मैकगेही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली है पहली क्या है? ट्रांसजेंडर है और ये कहाँ की रहने वाली है? यह कनाडा की रहने वाली है। डैनियल मैकगेही कहाँ की है? यह कनाडा की रहने वाली है। एक्चुअली होता क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना जो है उसके तहत भी कुछ नियमावली बन गई है। जैसे इस नियम के अनुसार महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की जो इच्छुक होंगी ट्रांस महिलाओं को क्या करके उनके सीरम में टेस्टोस्टेरोन की संभावना क्या किसकी है? टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता कम से कम 12 महीने तक लगातार कितना है? 5 nmol यानी 5 नैनोमोल प्रति लीटर से कितनी कम होनी चाहिए? कितनी है? ये उसकी एक क्राइटेरिया है जो नियम बनाया गया है ICC का। उस नियम के अनुसार जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जिनको खेलना है, जो खेलने की इच्छुक है ट्रांस महिलाओं के लिए है कि उनके सीरम में क्या है? टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12 महीने यानी 1 साल तक लगातार कितने? 5 नैनोमोल प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास RBI की गवर्नर है ये। इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में इनको A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। A+ श्रेणी से काफी अच्छा माना जाता है, यानी A1 क्लास हो गया, तो A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। कौन है? RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसके अलावा इनके साथ अगर बोला जाए और कौन है, इनको दुनिया के 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो सूची है उसमें इनको प्रथम स्थान पे रखा गया है। और अन्य 2 स्थान पे किनको रखा गया है? तो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुइन थी होंग। नाम थोड़ा ऐसे ही मिलेगा आपको। ये रहा आपके इमेज में, अगर आप देखेंगे यहाँ इमेज में आपको बिल्कुल लोकेट हो रहा है वियतनाम। ये आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ वियतनाम, ये हो गया आपका ओके। ये चाइना, हनोई, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और आपका ये रहा वियतनाम। अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड की तो ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड ओके के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएन। बस गुएन का नाम याद रखें या थी होंग, जिस तरह से भी आपको लगे कि आसान तरीके से याद हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है। करीब कितने वोट? 70% वोट इनके पास आ गया। कितना है? थर्मन षणमुगरत्नम। और ये भारतीय मूल के हैं। ये क्या है? भारतीय मूल के। मेन थिंग इज दैट कि ये भारतीय मूल के हैं। ये 2011 से लेकर के 19 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्य दे चुके हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में। इसके मैंने अभी कहा कि ये क्या है? ये तीसरे भारतीय मूल के ये राष्ट्रपति जो बने हैं, ये तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने। इससे पहले कौन कौन थे? सेल्लापन रामनाथन और चेंगारा विटिल देवन नायर। नाम थोड़ा है क्रिटिकल लेना, लेकिन ध्यान रखिएगा। सेल्लापन रामनाथन ध्यान रख सकते हैं और आप यहाँ पर चेंगारा विटिल देवन नायर के बाद षणमुगरत्नम सिंगापुर के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति
होंगे। सिंगापुर समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया का क्या है, यह द्वीपीय देश है। यहाँ इमेज भी आपको लोकेट हो रहा है, सिंगापुर देख लेते हैं इमेज में। चलिए सिंगापुर, ये रहा आपका सिंगापुर। ये क्या है, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का क्या है, यह एक द्वीपीय देश है। यह समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में एक शहर राज्य है। ली सिन इसके क्या है, ली सिन लुंग इसके प्रधानमंत्री है। ली सिन लुंग इसके प्रधानमंत्री है। और इनका राष्ट्रपति किनको बनाया गया है, सनमुगरत्नम, जो कि भारतीय मूल के ये तीसरे ऐसे मतलब राष्ट्रपति होंगे जो आपके सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। प्रधानमंत्री ली सिन लुंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। किसको दिया है, किसने दिया है, NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि यह घोषणा जो है, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने कब किया, तो नई दिल्ली में NCERT की 63rd जो स्थापना दिवस थी उसी के समारोह में इन्होंने यह घोषणा किया कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। और अगर बात की जाए कि बाल भवन इसका कहाँ किया गया था, बाल भवन में किया गया था, कहाँ पे आयोजित बाल भवन। बाल भवन क्या है, एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसकी स्थापना की थी। बाल भवन की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। बात की जाए अगर डीम्ड विश्वविद्यालय का, तो ये क्या है, शिक्षा मंत्रालय के तहत ये क्या है, एक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता है। किसके द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई एक मान्यता। और यह मान्यता जो है विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार भी प्रदान करती है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं NCERT को। NCERT क्या करता है, एक स्वायत्त संगठन है। क्या है, स्वायत्त संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक हैं। ये ध्यान रखना, कब हुई थी, 1961 में। और अभी इसका कौन सा दिवस मनाया गया है, 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और उसी स्थापना दिवस में किसके द्वारा घोषणा की गई, हमारे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा घोषणा की गई है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। NCERT के साथ मैंने आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन बताया था कि क्लास 7 की बुक्स में NCERT क्लास 7 की जो NCERT की बुक्स होगी उसमें एक चैप्टर को जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यह एक चैप्टर को भी ऐड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि अभी NCERT और आपका यूनेस्को ने मिल करके किसके, अमित शाह के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है, बुक टू फॉरवर्ड, है ना, किसके लिए है, तो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलेगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी वहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सुपर टाइफून साओला दक्षिणी चीन पहुंचा। सुपर टाइफून कौन सा है, साओला नाम ध्यान रखिएगा। साओला कहाँ पहुंचा है, दक्षिणी चीन पहुंचा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आखिर ये टाइफून के बारे में क्या, इसकी क्राइटेरिया क्या है। यह उत्तरी गोलार्ध में 180 डिग्री और 100 डिग्री ईस्ट के बीच विकसित होते हैं टाइफून जो होते हैं। ओके, यह एक विशाल घूमने वाला तूफान होता है, जैसे हवा, बारिश और विनाश लाते हैं। हरिकेन और टाइफून एक प्रकार का कैसा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और हरिकेन किस एरिया में आता है, तो आपका अमेरिका वाला जो क्षेत्र हो गया है ना, हरिकेन वहाँ अमेरिका यानी पश्चिमी बोला जाए तो ये प्रशांत महासागर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, प्रशांत महासागर। तो पे कौन सा होगा, हरिकेन तूफान। अगर ईस्ट में बात की जाए, वेस्ट में हरिकेन, ईस्ट में बात की जाए तो आपका टाइफून, जैसे ये चाइना वाइना वाला एरिया हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL और IIT गुवाहाटी के बीच में एक समझौता किया गया। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और IIT गुवाहाटी के बीच में एक समझौता किया गया है। और समझौता क्या है कि बांस की धूल, जो बांस होता है ना, बांस, उसकी धूल को पोलराइजिंग करके हरित सक्रिय कार्बन का उत्पादन करने के लिए करीब 5 मीट्रिक टन वह क्षमता का क्या करना, एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कितना है, 5 मीट्रिक टन एक क्षमता का संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा। किसके साथ समझौता है, IIT गुवाहाटी के साथ है। नाउ कम टू द, हम लोग कुछ रिवीजन पॉइंट्स को देख लेते हैं। जया वर्मा सिन्हा, इनको क्या बनाया गया है, रेलवे बोर्ड की ये पहली महिला जो है अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुई हैं, पहली महिला। इन्होंने किसका स्थान लिया है, अनिल कुमार लोहाटी का। इन्होंने स्थान किसका लिया है, जरूर ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी
अनिल कुमार लोहाटी का इन्होंने स्थान लिया है और ये 1 सितंबर से ज्वाइन कर चुकी हैं। कब तक है इनका कार्यकाल? नेक्स्ट ईयर 31 अगस्त तक, यानी 1 साल के लिए इनका कार्यकाल है। इनका जया वर्मा सिन्हा का पहली महिला है, इंपॉर्टेंट है। जो लोग रेलवे का एग्जाम या एनटीपीसी वगैरह एग्जाम देते हैं उनके लिए खास करके ये अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित, भारत की क्या है? पहली है और स्वदेशी रूप से विकसित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो इकाई जो क्षमता है पूरी क्षमता से लागू की गई है। और कहाँ पे लागू किया गया है? गुजरात में। ये पूरी क्षमता से कहाँ लागू की गई है? तो यह गुजरात में लागू की गई है। गुजरात में, गुजरात में कौन सा है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार। ओके, गुजरात में है काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कौन सी यूनिट है? ये यूनिट कौन सी है इसकी? यह यूनिट कौन सी है? यह यूनिट इसकी थर्ड है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता करीब कितनी है? इस काकरापार की 700 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसमें ध्यान आपको 2-3 पॉइंट्स को रखना है। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है? कि यह पहला तो ये कि यह भारत की पहली है जो स्वदेशी रूप से विकसित है और गुजरात का सबसे बड़ा है। क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिट 3 लिखा है। इससे पहले ऑलरेडी 2 यूनिट्स वहाँ पे चल रही है जिसकी क्षमता कितनी है? यानी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो यूनिट 1 है एंड यूनिट 2, इसकी क्षमता 220 मेगावाट की है। लेकिन इसकी स्पेशलाइजेशन ये है कि यह स्वदेशी रूप से विकसित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और ध्यान रखिएगा, ये तो यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 भी है, उसका भी निर्माण कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जो आपका नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 से उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। और उसकी भी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट, यानी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की 700 मेगावाट, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की 220 मेगावाट है। इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गैबॉन में तख्ता पलट के बाद जनरल ब्रायस ओलिगी न्यूमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है। किसको? गैबॉन को। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि गैबॉन कहां पर है यह, तो मध्य अफ्रीकी जो देश है आपका, उसके पश्चिमी तट पर यह गैबॉन स्थित है। सवाल अब यह आता है कि गैबॉन जो है किसके साथ, ये इसकी सीमा जो है किसके साथ ये टच करती है? तो क्या कौन कौन सी हो जाएगी? गिनी की खाड़ी हो जाएगी, कैमरून हो जाएगा आपका, गिनी की खाड़ी, कैमरून इसके साथ, और गिनी इसके साथ भी क्या होता है? ये टच करती है अपनी, बोला जाए तो एक तरह से ये एक जो रेखा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन एरियाज के साथ ये टच करती है। ओके, चलिए अब सवाल आता है कि गैबॉन के आखिर वहाँ का कौन है? वहाँ की अगर बोला जाए कि गैबॉन के, क्योंकि तख्ता पलट करने के बाद क्या हो गया? जनरल ब्रायस ओलिगी न्यूमा को उनका अंतरिम नेता घोषित किया गया है। इसकी राजधानी अगर बोली जाए तो कहाँ है गैबॉन की? लिब्रेविले इसकी राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड, मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है यह एक कॉमिक पुस्तक जारी किया गया, और किसके द्वारा इसका अगर विकसित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है इसको एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों ने साथ मिलकर के इसको विकसित किया है। दोनों ने साथ मिलकर के, कौन सा है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। यानी इसका क्यों इस कॉमिक बुक को जारी करने का उद्देश्य क्या है? किसके लिए है? तो जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को और कल्याण को बढ़ावा देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट आर रवि कन्नन ने 2023 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीता है। और भारत के कौन से हैं ये? जो लास्ट ईयर भी एक्चुअली दिया गया है टोटल 4 व्यक्तियों को, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाए क्योंकि भारतीय हैं ये, तो आर रवि कन्नन। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह असम में एक कछार अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है, वहाँ के निदेशक हैं और असम में ही कैंसर के उपचार में इन्होंने क्रांति ला दी है। उनके इस कार्य के लिए इनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सागर परिक्रमा आप यहाँ देख रहे हैं, चरण 8 है यानी स्टेज 8 है, जो 31 अगस्त 2023 को कहाँ से? कन्याकुमारी जिले के कहाँ से स्टार्ट किया गया है? थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो फिशिंग को बढ़ाना, यानी आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए क्या करना है? मछली को बोल सकते हैं कि फिशिंग को बढ़ावा देना है या मछली पालन करना है, इसको आप बोल सकते हैं। नाउ अब इसका आरंभ किया गया था। सागर परिक्रमा जो है यह आपका लास्ट ईयर यानी मार्च 2022 में आरंभ किया गया था, और यह जितने भी समुद्री तट के एरियाज हैं लगभग 8000 एरिया को इसको क्या कर रहा है? ये कवर कर रहा है। उद्देश्य क्या है? आने वाले कल के लिए मछली पालन, फिशिंग करना। क्लियर? अब बात आती है कि ये सागर परिक्रमा जो है ये कौन सा स्टेज है?
8 है। 31 अगस्त से स्टार्ट होकर के क्या किया गया है, 2 सितंबर तक ये जो है ये आपका पूरा यह बोल सकते हैं कि यह इसका एक रोटेशन चला है। कब तक, 2 सितंबर, यानी 2 से 3 दिनों का यह आपका ये परिक्रमा था। अब सवाल आता है कि इस चरण में, यानी जो सागर परिक्रमा चरण आपका 8वां है, ये स्टार्ट तो हो गया 31 अगस्त से, 2 सितंबर तक चला। इसमें एक एक्सप्लेनेशन और किया गया है कि इसमें तमिलनाडु के 4 जो जिले हैं उनको भी शामिल किया गया था। जैसे कन्याकुमारी तो हो ही गया, फिर थिरुनेलवेली हो गया, तिरुनेलवेली हो गया, थुथुवेली हो गया और आपका रामनाथपुरम, ये 4 जिलों को इसमें शामिल किया गया, यानी इसका सम अन्वेषण किया गया था। नाउ ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पर, और कितने मीटर के साथ हैं ये कितने मीटर के साथ है, तो 85.71 मीटर। कितना है, 85.71 मीटर के साथ ये दूसरे स्थान पर है, 85.71 मीटर। ओके, इसके इतने के साथ यह दूसरे स्थान पर है। अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किसने की है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से। कब किया है, 1 सितंबर को। और किस अभियान के तहत, मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत। इसकी घोषणा कब की गई थी, 9 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। कब, जो वीर शहीदों के चाहे पुरुष और महिलाओं की जो उनकी बोल सकते हैं कि स्मारक के रूप में इसको क्या किया गया था, 9 अगस्त को घोषणा इसकी की गई थी। मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कब हुई, घोषणा तो 9 अगस्त को हुई थी। युद्ध स्मारक जो महिलाओं पुरुष को के बोला था ना कि शहीदों की याद में किया गया था, घोषणा इसको किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, अमृत कलश यात्रा की 1 सितंबर से, जो कि आपके अक्टूबर तक जाएगी। और इसमें क्या है, गांव से, पंचायतों, सभी जगह से क्या मिट्टी ला करके वो कलश में करके या धान या मिट्टी ला करके क्या किया जाएगा, अमृत पार्क की जो स्थापना की जा रही है। तो खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है, यह 1 से लेकर के 7 सितंबर, मतलब ये पूरा वीक का होता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसके तहत जो मोदी जी थे, कहाँ, राजस्थान के झुंझुनू से इन्होंने पोषण अभियान, किस लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए उन्हें पोषण अभियान भी आरंभ किया था राजस्थान के झुंझुनू से। कब, तो 2018 में इन्होंने किया था। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र जो कि कितने दिन के, 5 दिनों का होगा। अब विशेष सत्र जो है बुलाने का प्रावधान अगर बोला जाए तो जो संसद का सत्र है जो बुलाया जाता है, तो इसके तहत जो प्रावधान है सत्र बुलाने का, किस आर्टिकल के तहत, तो इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल आपके 85 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल 85 में। नाउ ये हो गया। अब इसके साथ अगर संसद सत्र की बात की जाए तो कौन से होते हैं, 3 प्रकार का, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र और मॉनसून सत्र है। इन सबों में जो सबसे लंबा सत्र चलता है वो आपका बजट सत्र चलता है, जो कि आपका जनवरी से स्टार्ट होकर के आई थिंक वो अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक तक चलता है, कुछ इस तरह से, अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक। तो सबसे लंबा सत्र बजट सत्र को माना जाता है। और कभी भी जो 2 सेशन चलते हैं, जैसे सपोज शीतकालीन या मानसून, तो इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा की अवधि की गैप नहीं होनी चाहिए। इन सबों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में वहाँ आ सकता है। नेक्स्ट, सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार किसको दे दिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट। आपके आईडीएफसी क्या है, एक प्राइवेट निजी क्षेत्र की बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। ओके, और वी विद्यानाथन, कौन, वी वैद्यनाथन, वी वैद्यनाथन, वैद्यनाथन। ओके, ये कौन है, इसके एमडी एंड सीईओ, वी वैद्यनाथन इसके एमडी और सीईओ। ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक है। अब बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय मैच, चाहे वो फीमेल का हो या मेल का हो, पुरुष या महिलाओं किसी वर्ग का, अंतर्राष्ट्रीय मैच, घरेलू मैच की बात की जाए, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, किसी भी प्रकार की, इसके अलावा या फिर अंडर 19 हो, अंडर 23 हो, किसी भी मैच के लिए शीर्षक प्रायोजक किसको बनाया गया है, अधिकार किसको दिया गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दिया गया है। नाउ कम टू द, अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। अब आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। डैश में तख्ता पलट के बाद जनरल ब्राइस ओलिगोई नग्युमा को अंतरिम नेता घोषित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है सीरिया, केनिया, गैबॉन, दक्षिणी सूडान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ का दिया गया है, गैबॉन, गैबॉन का। ओके, गैबॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत से 2023 रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है।
कौरवी रश्चंद, आर रवि कन्नन, सोनम वांगचुक, संजीव चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर रवि कन्नन। राइट आंसर क्या होगा? आर रवि कन्नन। किसके लिए है? कैंसर उपचार के लिए, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट है, ये क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर का जो अध्ययन करने वाला है ना, कैंसर का उपचार करने वाला, ऑन्कोलॉजिस्ट। चलिए, अब यहाँ पे दिया गया है कौरवी रश्चंद। कौरवी रश्चंद क्या है? इनका अगर योगदान बोला जाए, इन्हें भी रेवन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, क्योंकि इस साल 4 लोगों को दिया गया है और लास्ट ईयर भी 4 लोगों को दिया गया था। तो कौरवी रश्चंद जो ये बांग्लादेश के हैं और इनको शिक्षा के लिए दिया गया। बस एक वर्ड इनके साथ ध्यान रखिएगा, ये है बांग्लादेश के, बांग्लादेशी हैं, इनको शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर परिक्रमा चरण 8 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, उस पर विचार करना है। सागर परिक्रमा चरण 8 31 अगस्त 2023 को कन्याकुमारी जिले के कहां से? थिंगापट्टनम, ये ध्यान रखिएगा, थिंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में शुरू हुआ है। सागर परिक्रमा के चरण 8वें में तमिलनाडु के जो आपके तमिलनाडु के कितने हैं? 4 तटीय जिलों को सम अन्वेषण शामिल होगा। इसका 4 तटीय जिलों का अन्वेषण होगा। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको भी बताया। एक तो आपका यहाँ पर हो गया कन्याकुमारी, जो आप ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट में देख रहे हैं, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थेलुवेलु, इसके अलावा रामनाथपुरम। ओके, चलिए, अब इसमें बोला गया है ये 4 तटीय जिले हो गए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बताना कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलिए, 4 तटीय जिले को क्या मैं यहाँ मेंशन कर दूं? एक तो आपका कन्याकुमारी हो गया, चलिए मैं लिख देती हूँ। 4 तटीय जिले कौन कौन से हैं? एक आपका कन्याकुमारी है, ओके, तिरुनेलवेली, ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में, ओके, तिरुनेलवेली, थुलुवेली, रामनाथपुरम, थुलुवेली, रामनाथपुरम। नाउ ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक कॉमिक बुक को जारी किया। इसे किसके संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो एनसीईआरटी तो है ही, और एनसीईआरटी के साथ कौन है? यूनेस्को, विश्व बैंक, यूनिसेफ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन है इसके साथ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। दोनों ने साथ मिलकर के इसको विकसित किया है, यूनेस्को और एनसीईआरटी ने। इसके साथ ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, जो कि भारतीय मूल के ही हैं? अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अजय बंगा को बनाया गया है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई है। 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस बैंक ने सभी बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजक अधिकार जीते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैंने अभी आपको बताया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय वर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लोहाटी, सुनील सिंह कौशिक, दीपेश कुमार मलिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय वर्मा सिन्हा। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल कुमार लोहाटी का स्थान, इनका स्थान उन्होंने लिया है, जिसका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर से लेकर के आपका कब तक चलेगा? 31 अगस्त तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश में भारत के
पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट विद्युत काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता पर परिचालन शुरू कर दिया है। कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। कितना है? 700 मेगावाट। ये यूनिट 3 है। यूनिट 4 भी 700 मेगावाट की है, जिसका निर्माण ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये नेक्स्ट ईयर 2024 मार्च से यह आरंभ होने की संभावनाएं हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित 18 स्टार्टअप दिशा निर्देशों को क्या की है? मंजूरी दे दी है। यह टेक्निकल टेक्सटाइल्स को 18 महीने की अवधि के लिए 100 लाख रुपए तक का अनुदान सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका ये रॉन्ग है। देख लेते हैं सही बोला है कोड चुनने के लिए। केवल एक, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्यों होगा केवल एक? क्योंकि यहाँ पर 100 लाख के अनुदान की बात नहीं की गई है। जो 100 लाख आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है? इसकी जगह कितना होगा? 50 लाख की अनुदान है। कितनी है? 50 lakhs की। ये ध्यान रखिएगा, 50 लाख अनुदान दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने सितंबर 2023 में कितने देशों के लिए संसद का विशेष सत्र, कितने दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है? 6, 7, 8, 5। तो कितने दिन के लिए है? यह 5 दिनों के लिए। कब से कब तक है? 18 से 22 सितंबर तक है। कब से है? 18 सितंबर से लेकर आपके 22 सितंबर तक है। ओके, ये 5 दिन का 22 सितंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है, स्वादों की दुनिया का जश्न मनाएं, शुरू से ही समझदारी से खाना खिलाना, सही खाओ उचित आहार के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ आहार सभी के लिए किफायती है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक? 1 से लेकर 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। 7 सितंबर। ओके, 1 से लेकर के 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास की हमारे जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह थे या इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, उसे हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई डाउट हो, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये चैनल आपकी है, इसको अपने तरीके से क्लास मैं लेती हूँ, बट ये चैनल आपकी है। इसलिए आपकी है क्योंकि आप इसमें अपना काफ़ी वैल्यूबल टाइम देते हैं। तो उस टाइम का क्या सही तरीके से यूटिलाइज होनी चाहिए, ताकि इस पर आपके साथ अगर आप लोग को सुझाव देते हैं तो आपकी तो चलिए भलाई हो ही रही, इसके साथ अन्य जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें भी शायद हो सकता है कि कोई मार्गदर्शन मिल जाए आपके सुझाव से। तो अधिक से अधिक कमेंट्स क्या करें और बताएं कि कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके डाउट्स उसको पूछ सकते हैं, सुझाव भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। हाँ, आप लोगों की क्लास जो है एक वीडियो आप लोगों को आई थिंक 12 बजे करीब अपलोड मिल जाएगी। वो रहेगा आपका आदित्य L1 मिशन पर। ओके, इसलिए मैंने आपको करंट से क्लास में उसको नहीं बताया, ताकि मैं उसको थोड़ा डिटेल में उस क्लास को लेना चाह रही थी। उससे क्या होता है ना, आपकी करंट के अलावा करंट में तो क्वेश्चन आते ही हैं, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी वजह से मैंने उसे इस क्लास में नहीं मेंशन करके एक अलग उसकी वीडियो आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।